मैथ मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे थे, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या है, प्रश्न संख्या 3 है। नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। अपन ने इसका पहला क्वेश्चन हल कर चुके। इसका सेकंड जो प्रश्न है वो है आपका 43.123456789। ये आपका दशमलव प्रसार है। यहाँ देख रहे हैं दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ ये जो संख्या है यह परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में अपन दर्शा सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में दर्शाएंगे तो देखिए 43.123456789 बराबर। यहां पर इसको दशमलव बटे के रूप में प्रदर्शित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं हैं। तो आप यहां पर 1 लगा करके 9 0 यहां पर लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या छोड़ करके दशमलव है। तो आप यहां पर 1 लिख करके और 9 0 लगा सकते हैं। अब इसके अपन को हर के जो गुणनखंडन है उनके बारे में अपन को लिखना है। अपन इसको आगे लिखें 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां पर इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9, 10 की घात 9 के रूप में लिख सकते हैं अपन। इसके बाद में देखिए 43 जितनी जीरो हैं उतनी 10 के ऊपर क्या लगा देंगे, घात। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देखिए इसको 10 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और उसकी घात 9। इसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। घातांक नियमों से अपन लिखते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पर 9 0 थी तो 10 के ऊपर 9 घात लग जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 है तो 10 के टुकड़े क्या कर सकते हैं, गुणनखंडन। तो 2 गुणा 5 और उसकी घात 9 है। अब यहाँ देखिए कि 2 के ऊपर भी घात 9 आ जाएगी और 5 के ऊपर भी घात 9 प्राप्त होगी। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप टिप्पणी लिखिए। हम लिखेंगे यहां हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का
है। इतना ये पूछ रहा है। अपन ने इसका जवाब दे दिया कि जो इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में आपने परिभाषा में भी लिखा था कि दशमलव प्रसार अशांत हो, और अशांत में कैसा हो, आवृत्ति वाला हो। दशमलव प्रसार अशांत हो और आवृत्ति वाला हो तो वह परिमेय संख्या होती है। यहाँ तीसरा जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इसका हल वो करेंगे 27.14285 यहाँ बार का चिन्ह लगा हुआ है। ये चिन्ह क्या कहलाता है, बार का। आपको पता है बार वाली संख्याएं, जब परिभाषा आपको लिखवाई थी परिमेय है परिमेय की, तो आपको पता है बार वाली संख्याएं जिसमें दशमलव प्रसार की आवृत्ति हो तो परिभाषा में आपको परिमेय संख्याओं में लिखवाई थी। इसमें लिखवाई थी परिमेय संख्याओं में। तो लिखेंगे यहाँ 27.14285 के ऊपर बार परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति वाला है। अशांत आवृत्ति वाला है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हो गई। अब आप इसमें जो हल करेंगे कि इसको P बटे Q में Q के रूप में लिख करके, और हम इसका P बटे Q के रूप में लिख करके और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपन लिखेंगे। तो P बटे Q के रूप में अपन ने 9th क्लास में भी इनको दर्शाया था P बटे Q रूप में। उसी प्रकार से अब इसको अपन P बटे Q के रूप में दर्शाएंगे। ये माना कि x बराबर 27.142857। बार का मतलब होता है कि यह संख्या बार बार प्राप्त होगी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहां देखिए कि कितने अंकों पर, कितने अंकों के बाद में दशमलव था। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों पर दशमलव है। आपके 6 अंक बाई तरफ आने चाहिए, दशमलव में इधर की तरफ आने चाहिए। तो आपको पता है कि जब 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर की तरफ भी सकता है, 20 100 से गुणा करते हैं तो 2 अंक इधर की तरफ सकते हैं। तो यहां पर आप किससे गुणा करोगे, 10 की घात 6 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए तो क्या आएगा, देखिए 10 की घात 6x बराबर 27। तो ये दशमलव यहां खिसक जाएगा, 1 4 2 8 5 7 पॉइंट 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण
एक को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखिए 10 की घात 6 का मतलब होता है 6 जीरो आएंगे। गुणा कर रहे हैं, इस x में से एक x को घटाना है, यहाँ आ जाएगा 27 142 857 पॉइंट 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट माइनस करेंगे इसमें से 27 पॉइंट 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट अनंत तक है। अब आप इसमें से x को घटाइए तो क्या आएगा, कम हो जाएगा 9 9 9 और 9 x इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 99 लाख 99,000 9,99,999 एक x कम हो गया। यहां पर भी आप घटाएंगे तो यहां देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याएं दशमलव की बाद वाली संख्याओं में से सभी घट जाएंगे, क्योंकि यहां पर दोनों ही अनंत तक प्रसार हो रहा है, यहां पर भी अनंत तक प्रसार हो रहा है। ये संख्या इस संख्या के समान है, तो दशमलव के पीछे की संख्या है तो दशमलव के पीछे की संख्या से हट गई, तो 27 1 4 2 8 5 7 इसमें से आपको केवल 27 घटाना है। इसके पीछे की संख्याएं इसके पीछे की संख्याओं में से घट गई अनंत तक, अनंत दोनों में ही अनंत तक है। आपको पता है कि दोनों जब अनंत तक हो, दोनों को ही पता नहीं है कि दशमलव प्रसार कितनी बार लिखना है, तो दोनों में पीछे की तरफ अनंत तक है तो उसमें से घट जाएंगे, तो ये तो हट गए। अब बचा क्या इसके बाद में, ये तो सब 0 0 प्राप्त। यहां पर क्या बचेगा, 7 में से 7 के तो 0, 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3 8 2 4 1 7 और 2 ये बचेगा। ये आपने इसको घटा लिया, साइड में देखिए इस तरीके से घटाएंगे तो बच गया 27 1 4 2 8 और 30। अब आपको x का मान निकालना है तो इसमें भाग देंगे, भाग दे दीजिए तो 27 4 2 8 300 यहाँ जाएगा 9 9 9 9 और 9 6 बार 9 आ जाएगा। यहां पर अब अपन ने इसको p बटे q रूप में व्यक्त कर दिया। यहां देखिए p बटे q के रूप में अपन लिख चुके। इस तरीके से अपन ने 9th क्लास में भी सवाल करे थे कि संख्या को p बटे q रूप में व्यक्त करना, तो आपको पता है कि यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होगी तो उसके 10 अब जो हर है उसके गुणनखंड के बारे में अपन को लिखना है। तो अपन ने इसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया। पहले बार का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार प्राप्त होती रहेगी, उसको समीकरण नंबर क्या दे दिया अपन ने 1। 10 की घात 6 से क्यों गुणा करा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो उन 6 संख्याओं को बाईं तरफ लाना है, दशमलव से इधर की तरफ लाना है, तो आप 10 की घात 6 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आपने 10 की घात 6 से गुणा किया तो ये सभी संख्याएं इधर के पक्ष में आ जाती हैं। आपको पता है कोई भी अपन दशमलव वाला गुणा करें, जैसे मान लीजिए 8.5 को 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा करा तो 885 एक अंक छोड़ करके दशमलव, तो जैसे 10 से गुणा कराए, एक जीरो वाली संख्या से गुणा कराए तो एक अंक दशमलव इधर की तरफ खिसक जाता है, एक अंक दशमलव इधर की तरफ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पता है 10 की घात 6 से गुणा करेंगे, कहने का मतलब एक के आगे 6 जीरो हैं तो 6 संख्याएं आपकी इधर खिसक करके आ जाएंगी।
तो इसके बाद में समीकरण नंबर इसको 2 कह देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, 10 की घात 6 है, 6 जीरो आ जाएंगे, इसमें से x 1 घटेगा, तो 1 को घटाएंगे तो 9,99,999 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाया है, जो आपको साइड में पता है कि अनंत तक की संख्याएं हैं और इधर इसमें भी अनंत तक की हैं, तो ये तो घट करके सब जीरो हो जाएंगे। 7 में से 7 घटाएंगे, 0 बचेगा, और 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। इस तरीके से आप इसको हल करना है। अब यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो आप देख रहे हैं, हर के अभाज्य अपन गुणनखंड करें तो क्या मान प्राप्त होंगे, जिसके बारे में अपन लिख देंगे 2 और 5 तो आएंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि 999 9,99,999 है, इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का, तो लिख देंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। ये इस रूप का नहीं है, इसलिए तो इसका 10 वाला प्रसार अनंत है, आवृत्ति वाला है, अनंत है, अनंत प्रसार तक होगा। इसके साथ ही आपकी ये प्रश्नावली पूर्ण होती है। दूसरी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। आप इसके विविध के सवाल मन से आप कर सकते हैं, उदाहरण भी आप हल करें घर पे, विविध के सवाल भी आप हल कर सकते हैं और उदाहरणों को भी हल करके देखें। आपके अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे वो है आपके 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। देखिए, दूसरी प्रश्नावली पूर्ण हो गई, पहली प्रश्नावली में आपकी पूरी हो चुकी है। आप घर पर एग्जाम्पल और प्रश्नों को हल करें, विविध में से प्रश्न हल करें और कोई सवाल में प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। देखिए, 5वीं प्रश्नावली है अपनी समांतर श्रेणी। प्रश्नावली एक है समांतर श्रेणी। श्रेणी भी लिखा मिलेगा और आपको श्रेणी भी लिखा मिल सकता है। इसको शॉर्ट में अपन एपी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एपी से लिखते हैं शॉर्ट में अपन। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक पैरेललाइसिस। देखिए कि अनुक्रम एक निश्चित संख्या के अनुसार संख्याओं की एक व्यवस्था होती है। अनुक्रम एक निश्चित संख्याएं होती हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था का एक ऐसा अनुक्रम हो जिसमें एक पद अपना एक पूर्व पद, एक जो पद प्राप्त होगा वो अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, वह आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखेंगे, ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने
पर निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर पूर्व पद प्राप्त होता हो उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। कि ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर पूर्व पद प्राप्त हो, वो तो उसे उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं तथा उस निश्चित संख्या या राशि को सार्वअंतर या सार्वअंतर कहते हैं। इसे स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। तो समांतर श्रेणी कौन सी होती है? कि संख्याओं का वह अनुक्रम, वह पद जिसमें पदों के एक निश्चित अंतराल के बाद में चलता हो, तो समांतर श्रेणी कहलाती है। संख्या जोड़नी भी पड़ सकती है और घटानी भी पड़ सकती है, तो दोनों स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो उस निश्चित राशि को, जिस राशि को अपन जोड़ने पर या घटाने पर अगला पद प्राप्त हो, उस संख्या, उस राशि को सार्वअंतर कहते हैं या सार्वअंतर भी कहलाता है। देखिए कि जैसे कोई अनुक्रम है, उसमें 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ऐसे जो मान हैं, ये आपके देखेंगे यहाँ पर सार्वअंतर बराबर है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, यह निश्चित संख्या घटाने पर पूर्व पद प्राप्त हो, बाद वाले पद प्राप्त हो जाए, ऐसा अनुक्रम कहलाता है समांतर श्रेणी। तो इसमें जो प्रथम पद है, शुरू की जो संख्या है, शुरुआत का जो मान है, उसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को स्मॉल ए से दर्शाते हैं। सार्वअंतर बी। इसमें क्या होता है, कोई भी क्रमागत दो पदों का अंतर आप निकाल सकते हैं। a2 माइनस a1, चाहे a3 माइनस a2, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है? सार्वअंतर कहलाता है। कि समांतर श्रेणी में सार्वअंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई से भी पद में से, कोई से भी लगातार क्रमागत दो पदों में से अंतर जो ज्ञात करेंगे वो सार्वअंतर कहलाएगा। बाद वाले पद में से पहले वाले, बाद वाले पद में से पूर्व पहले वाले पद को घटाएंगे तो देखिए 4 माइनस 2 प्राप्त करें, 2 प्राप्त हुआ। ये भी आप डी का मान निकाला। ऐसे आप a3 माइनस a2 से भी प्राप्त कर सकते हैं। 6 माइनस 4 तो 2। तो पूरी समांतर श्रेणी में सार्वअंतर का मान बराबर प्राप्त होता है।
ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी a4 माइनस a3, तो देखिए a4 का मान 8 माइनस 6 बराबर 2। इस तरीके से सभी में आपको मान सार व अंतर बराबर प्राप्त होता है। तो आप सार व अंतर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में अंतर करके घटा करके निकाल सकते हैं। जो शुरुआत का जो पद होता है उसको अपन प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। इसके बाद में हम इस तरीके से इसमें अनंत पद होते हैं। अब आप इसमें से nवां पद निकालने का है कि ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इसमें 10वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें, nवां पद ज्ञात करें। ऐसी स्थिति आए तो अपन एक सूत्र काम में लेंगे। वो सूत्र है आपका nवां पद का सूत्र, उसको लिखेंगे। सूत्र है ये nवां समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का nवां पद। आप इसको व्याख्या किताब में पूरी देख सकते हैं किस तरीके से प्राप्त करते हैं। यहाँ अपन इस सूत्र को याद रखेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद को an से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? an से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आपका सूत्र है। an का मतलब होता है nवां पद, या इसको कई बार इस काम में भी ले सकते हैं कि अंतिम पद, जो लास्ट में जो पद होता है उसको अंतिम पद, nवां पद। n का मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या या पदों का नंबर, कौन से नंबर का पद याद करें। स्मॉल a का मतलब है प्रथम पद और d का मतलब है आपका सार व अंतर। इस तरीके से आप इस सूत्र को याद रखेंगे, सवाल करेंगे। देखिए इसमें कि पहला क्वेश्चन है, आप देखें किताब में कि सवाल समांतर श्रेणी में है या नहीं है, सार व अंतर ज्ञात करना। किस तरीके से अपन उपयोग में लेंगे इनको। nवां पद का जो सूत्र जो व्युत्पन्न करना है वो किताब में दर्शा रखा है। यहाँ आप केवल सूत्र याद रखें सवाल हल करने के लिए। क्वेश्चन पहला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार व अंतर d ज्ञात कीजिए। सार व अंतर d ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। देखिए पहला है इसका अनुक्रम दे रखा है 6, 9, 12 डॉट डॉट 15। ये अनुक्रम दिया हुआ है। ये समांतर श्रेणियां आपको दे रखी है। हल किस तरीके से करेंगे कि एपी क्या दे रखी है 6, 9, 12 और 15 डॉट डॉट अनंत। आप इसमें केवल दो चीज ज्ञात करनी है, सार व अंतर और प्रथम पद। तो आप प्रथम पद तो आप सीधे देखिए कि जो पहले नंबर का जो पद होता है वही प्रथम पद होता है, जो शुरुआत में आता है वही प्रथम पद होता है। तो इसको तो पहचानने में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। प्रथम पद क्या होता है? जो शुरू में आए प्रथम। तो प्रथम पद का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर कितना 6। सार व अंतर
बी। आप कोई भी क्रमागत दो पदों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे a2 माइनस a1, चाहे a2 माइनस a1 से ज्ञात करें, चाहे a3 माइनस a2 से ज्ञात करें, आप यहाँ पर सार व अंतर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए a2 का मान है यहाँ कि जो पहला जो पद होता है उसको प्रथम पद a से भी लिखते हैं, और जो प्रथम पद होता है उसको नंबर दें तो a1, ये a2 कहलाता है, ये a3, ये a4। जो नंबर है वो यहाँ लिखते हैं कि पहले स्थान पर पहला पद, दूसरे स्थान पर दूसरा पद, तीसरे स्थान पर तीसरा, चौथे स्थान पर चौथा पद। ठीक है, तो जैसे इनका नंबर है, जिस तरीके से लिखी गई है संख्याएं, वही उनका स्थान है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है। तो यहाँ पर अपना जो है प्रथम पद को अपन केवल a से भी लिख सकते हैं और a वर्ग से भी लिख सकते हैं। a1 और a बराबर ही होता है, आप कंफ्यूज नहीं होइए, a1 और a का मान क्या होता है, बराबर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए भी इसका मान 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, d का मान, सार्वंतर d का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपको दो चीज याद करनी है, इस तरीके से आप हल करें क्वेश्चनों को।